जब ये एम्फोटेरिक है तो ये NaOH में और HCl दोनों में डिजोल्व हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू। रीजन मेटालिक ऑक्साइड जनरली डिजोल्व इन बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली। ये गलत बोल रहा है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना, बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? KOH और NaOH क्या रिएक्शन कर पाएगा? नहीं। बेस के साथ बेस कैसे करेगा? एसिड के साथ बेस कर सकता है। तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन एंड इट रिएक्ट विथ एसिड। बेसिक के साथ नहीं करते। रीजन इज फॉल्स। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा हुआ इधर, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर 2 इज पैरामैग्नेटिक। कॉपर 2 मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब समझाया नहीं था। पैरामैग्नेटिक फंडामेंटल में पढ़ा चुका हूं, जहां पर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बताया था ना, पैरामैग्नेटिक। याद रखना, यूपी। जहां अनपेयर्ड होगा वहां क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। जहां पेयर्ड होगा क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। तो जहां पेयर्ड होगा वो डाईमैग्नेटिक। याद रखना, डीपी, डाईमैग्नेटिक पेयर्ड। अब हमें निकालना है किसके लिए? कॉपर +2 के लिए। कॉपर +2 के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। लास्ट में क्या होता है? 4s1, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। फिर क्या होता है? 3d10। तो 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, क्या बचेगा? 3d9 बचेगा ना। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 और 3d10, याद है ना। अब +2 दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करेंगे? एक लूज हो गया, और दूसरा कहां से लूज करेंगे? 10। कितना हो जाएगा? 9। अब हमें चेक करना है कि पेयर्ड है कि नहीं है। लास्ट वाला ही चेक करेंगे, इससे पहले सब क्या होगा? पेयर्ड होगा। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स, कितना बॉक्स होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना अनपेयर्ड बचा? तो ये अनपेयर्ड है तो क्या कहलाएगा? और इसी की वजह से कलर दिखाता है। कॉपर +2 तुम 10th में पढ़ के आए हो, ब्लू कलर दिखाता है, बरोबर है क्या? कॉपर प्लस जो होता है, कॉपर प्लस, ये कलर नहीं दिखाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? पेयर्ड। तो तुमसे क्वेश्चन बाद में पूछा भी जाएगा कि क्यूप्रस का सॉल्ट कलर नहीं दिखाते हैं, जबकि क्यूप्रिक का सॉल्ट, इसको क्यूप्रस बोला जाएगा, इसको क्यूप्रिक बोला जाएगा। जिसे तुम 10th में पढ़ के आए होगे CuSO4। तो CuSO4 पे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CuSO4 इन कॉपर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 है ना? नहीं है। कॉपर और सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? -2। तो कॉपर पे चार्ज क्या हो जाएगा? +2। तो बताओ इसका नाम क्या बोलोगे? क्यूप्रिक सल्फेट ना बोलोगे ना। तो इस पे +2 है, तो +2 है, इसका मतलब ये क्या है? एक अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है मतलब कलर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहां कलर दिखाता है, सब बता चुका हूं फंडामेंटल में। और इसीलिए क्या होता है? ये ब्लू कलर का होता है। जबकि कॉपर का अगर कंपाउंड है क्यूप्रस, तो क्यूप्रस में अनपेयर्ड एक भी नहीं होगा, ये लूज कर देगा, और ये 10 क्या होगा? पूरा पेयर्ड होगा। तो क्यूप्रिक का सॉल्ट जो होता है वो कलर दिखाता है, क्यूप्रस का सॉल्ट कलर नहीं दिखाता है। और उसका रीजन ये है कि हियर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट एंड हियर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट। अब तुम बोलोगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कलर कैसे दिखाने लगेंगे? तो जब मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जंप मारता है, यहां अगर इलेक्ट्रॉन्स है ना तो ये जंप मारता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर दोबारा ये डी एक्साइटेड होता है, फिर से वापिस अपने घर में आता है। तो जब डी एक्साइटेड होता है तो ये कलर दिखाता है। तो बाद में पढ़ाएंगे कि इनमें एनर्जी चेंज होता है, और एनर्जी चेंज की वजह से इसमें लेमडा आता है, यानी लाइट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आता है।
तो जहां एनर्जी का चेंज है वहां लेमडा है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं, तो सब बाद में पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग के बाद। जब तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर टीच करना स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कलर कैसे कैसे दिखाता है। पढ़ गए हो ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह, स्पेक्ट्रम पढ़े ना, 10th वगैरह में था ना स्पेक्ट्रम, है तुम लोग का ना थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ गए नहीं पढ़े? तो ये समझ में आ गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल में बता चुका हूं। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कॉपर +2 इज पैरामैग्नेटिक। तो कॉपर +2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। सही है। नीचे लिखा हुआ है ऑल द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन कॉपर +2 आयंस आर डबली ऑक्युपाइड। कह रहा कि कॉपर +2 का सारा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, क्या सारा बॉक्स डबली ऑक्युपाइड है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक के पास क्या है अनपेयर्ड। ये गलत है ना, तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। एक के पास अनपेयर्ड है, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, बॉक्स सारा डबली ऑक्युपाइड नहीं है, ये डबली ऑक्युपाइड है, ये है, ये है, ये मतलब पेयर्ड है। तो 17 हो गया ना, 16। और कोई डाउट है? 29 में क्या बोल रहा है, मैच दिख करना, सीरीज है और एलिमेंट है। स्कैंडिया, ये किसको डाउट आ गया, कौन गधा है इसमें? स्कैंडियम से लेके जिंक तक बताया हूं कि नहीं बताया हूं? इसको किस के नाम से जानते हैं? 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट लिखवाया हूं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज। नेक्स्ट लिखा है स्कैंडियम के नीचे होता है वाइट्रियम और जिंक के नीचे होता है कैडमियम। वाइट्रियम टू कैडमियम 4D सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज। उसके बाद होता है लैंथनम और यहां आता है कोपर्नियम। लेकिन लैंथनम के बाद तुम्हें याद होगा सीरियम से Lu तक, इसके बाद आता है क्या Lu के बाद T जरा हाफ नियम आता है। देखो यहाँ बीच में गैप होता है, ये ब्लॉक आ जाता है ना, लैंथनम के बाद ये आता है, तो ये बीच में नीचे लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको कट करके लिखा जाता है लैंथनम। उसके बाद हाफनियम से कोपर्नियम बोला जाता है, क्योंकि ये तो 4F का है ना। दिस वन इज कॉल्ड 4F सीरीज, नॉट 3D सीरीज, 4F सीरीज बोलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे 5D सीरीज। तो इसको हम बीच में गैप करना है तो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लैंथनम से कोपर्नियम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे, फिर ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो इसमें कट मारते हैं लैंथनम, फिर हम कट मारेंगे, इसको गैप कर देंगे, हॉफनियम से कोपर्नियम इज नोन एज 5D सीरीज। और नीचे भी ऐसा ही होगा। सर मेंडलीव के टेबल में ट्रांजिशन सीरीज में 4F के एलिमेंट FeCO और निकल नहीं था ना, मेंडलीव में कहाँ चले गए? शादी तुम्हारा है, दादा की शादी की बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो मॉडर्न, बात करो मेंडलीव का। मान लो तुम्हारा लग्न होगा तो तुम अपने बारे में सोचोगे, दादा के लग्न कैसे होगा उसके बारे में सोचोगे। डोबर्नियर्स, मेंडलीव, ये सब पुराना है, हाँ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न। और ज्यादा नीट में जेईई में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तुम अगर वॉल्यूम बनाए होगे या एनालिसिस किए होगे या के कुमार या बीके जयसवाल बना रहे होगे तो देख रहे होगे मेंडलीव से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? नहीं, ज्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो ये हो गया। अब ये कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अब कोई अब कॉम्प्रिहेंशन देखो,
ध्यान समझना, ये कॉम्प्रिहेंशन वीके जायसवाल में भी है शायद, मैं ध्यान से भी देखा नहीं लेकिन है, पिछले साल भी करवाया था ये क्वेश्चन, शायद वीके जायसवाल में क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस वगैरह में भी आता है, जेईई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। तो आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड, एक वर्ड लिखा है इसमें सेम पीरियड, इन किलो कैलोरी पर मोल, यूनिट लिख दिया है, आर गिवन बिलो। यहां पर एटम लिखा है पी क्यू आर एस टी, ये जो पी क्यू आर एस टी जो है वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो सेकेंड पीरियड का हो सकते हैं या वो फर्स्ट पीरियड का हो सकता है। सॉरी, फर्स्ट पीरियड में तो इतना एलिमेंट है ही नहीं ना, फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट है, सेकेंड का हो सकते हैं, थर्ड पीरियड हो सकते हैं, आगे का भी हो सकता है। और यहां पर ये कुछ डेटा दे रखा है, IP1 आयनेशन पोटेंशियल 1 300, और Q का दे रखा है 99, और ये दे रखा है 118, और ये दे रखा है 176, और ये दे रखा है 497। अब थोड़ा ये अभी आगे नहीं लिख रहा हूं मैं, इसी को देख के तुम सोचो कि अगर मैं सेकेंड पीरियड का एग्जांपल लूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन नहीं ले रहा हूं मैं। अब यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो इसमें 5 है, तो मैं वहां पर कहां से वैल्यू पुट करूं कि सेट कर जाइए सही से, मतलब ये डेटा सेट कर जाए कि ये ज्यादा, ये कम, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, और ये सबसे ज्यादा है। नियॉन भी ले लो, नियॉन क्यों छोड़ रहे हो? अब कहां से सेट करोगे इसको? अब ऐसा नहीं कंटिन्यू सेट करना है, कैसे भी सेट करके बताओ मेरे को। हेलो, हाँ कौन? 2 o'clock कॉल कीजिएगा मेरे को, अभी लेक्चर में हूँ, 2 o'clock। पहला वाला ज्यादा, दूसरा वाला कम, और तीसरा वाला और ज्यादा, फोर्थ ये और ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा। ठीक है, कौन सा सेट करना चाहोगे? कौन सा नोबेल गैस बोलोगे? टी को नोबेल गैस बोलो, ठीक है। तो फिर एस क्या होगा? चलो मैं IP2 भी लिख दे रहा हूं, इसको भी देख के थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। 549, और ये रखा है 734, और ये 1091, और ये 347 और 947। इस डेटा को देख के थोड़ा सा ये एनालिसिस होगा कि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट गैस। ये हम आइडिया लगा सकते हैं ना, ये सब चीजें खुद आइडिया लगाना होगा हमें, क्योंकि ये IE1 कम है और I2 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट, इसका मतलब इसके पास आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन वाला किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अल्कली मेटल से। यहां पर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा है क्या? यहां पर भी है कुछ ज्यादा डिफरेंस, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब चीजें हम एनालिसिस करके तब क्वेश्चन बनाएंगे। IP3 लिखते हैं, IP3 920 है, ये ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये ज्यादा है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर 1100 है, ये ज्यादा इससे, और ये भी इससे ये ज्यादा है, और यहां पर 1652, ये भी ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा मतलब वैलेंसी निकाल सकते हैं ना हम। अब क्वेश्चन एस में है 1848। अब देखो ये वैल्यू हमें क्या लग रहा है, ये वाला वैल्यू क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा है कि नहीं है? बहुत ज्यादा,
इसका मतलब आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट गैस, वैलेंसी 2 आना इसका। ये 2 लूज करने के बाद तीसरा में बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसका मतलब ये हो ना हो क्या हो सकता है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है ना। हम ग्राफ देख के एनालिसिस करेंगे, मतलब ये डेटा देख के एनालिसिस करेंगे। और ये टी है, यहाँ पर 1500 है, ये तो ज्यादा है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब है ज्यादा और ज्यादा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर 2 एनालिसिस हमारा निकला, ये वाला और ये वाला। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच एलिमेंट इज ए नोबेल गैस, कौन सा एलिमेंट जो है वो नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस में पहला ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे, हम IP1 पे जाएंगे। अब IP1 में नोबेल गैस अगर हमें जानना है तो नोबेल गैस का मतलब सबसे ज्यादा लगता है। अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नोबेल गैस है तो उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगता है। चारों ऑप्शन में से किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, टी का है, यानी टी बिलोंग्स टू नोबेल गैस। क्योंकि इसका एनर्जी अगर हमने बोला था कि 5 तुम्हें दे दिया जाए, 4 ऑप्शन में दिया जाए और एक ऑप्शन नोबेल गैस हो, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नोबेल गैस का होगा। नो डाउट इसमें सबसे ज्यादा टी है, इसका मतलब हम मान के चलेंगे टी बिलोंग्स टू नोबेल गैस। तो हमारा टी बिलोंग हो गया नोबेल गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है 34 में कि विच एलिमेंट फॉर्म ए स्टेबल यूनिपॉजिटिव आयंस। यूनिपॉजिटिव मतलब एक लूज करने के बाद, यूनि मतलब 1 और पॉजिटिव, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट गैस। अब ये हम समझ में आया कैसे चेक करेंगे ना। ये कैसे चेक करोगे कि आर जो है वो यूनिपॉजिटिव है, मतलब अल्कली मेटल है। कैसे चेक करोगे, आंसर देख के मत बोला, हो सकता है गलती भी इसमें। 34 का क्या दिया है, क्यू दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर इसका सब सही है, कितना टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है इसमें। आंसर दोनों हो सकता है, बरोबर है क्या। ऐसा नहीं कि इसका पैसेज का सारा आंसर सही है, कुछ इसमें गलत भी है। हेलो, हाँ लेक्चर में थोड़ा देर में फोन करना। 12 बजे। हाँ रूम नंबर 2 में आओ। एक बार रुक जाओ, चेक करते हैं कि कितने टाइम्स का डिफरेंस है। कितना है, 1091 डिवाइड बाई 118, ये 9.22 टाइम्स है। अगर 1091 में 118 से डिवाइड करोगे तो 9.2 है। अगर इसमें डिवाइड करोगे 99, ये 734 में अगर 99 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 7.4 टाइम्स। कौन सा वैल्यू ज्यादा गिरेगा, तो उसके अनुसार से आंसर में क्या दिया है, 34 का आंसर क्या दिया है, 2 क्यू दिया है। तो क्यू भी बोल सकते हैं लेकिन आर क्यों नहीं बोलेंगे, बरोबर है क्या। आर क्यों नहीं बोलेंगे, आर भी हम बोल सकते हैं ना। तो यहां पर क्यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। अब मुझे बताओ और कोई एनालिसिस करके क्यू और आर में क्यू को ही क्यों सिलेक्ट किया, आर को क्यों नहीं किया, आगे देखो। सेम पीरियड में, हाँ। अब ये एनालिसिस हमने किया कि ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है और ये भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये 7.7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो केवल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से सबसे कम क्या होगा। तो हम जानते हैं यूनिपॉजिटिव, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अल्कली का क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है। तो इस दोनों में सबसे लीस्ट किसका है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा।
किसका? हाँ, एक पीरियड में दो कैसे? ऐसे ले सकते हैं ना, लिथियम, लिथियम, ऐसे ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम। हाँ, IP2 इंक्रीज होगा, IP2 के बाद थर्ड वाला इंक्रीज होगा, थर्ड वाला बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ पे Q और R दोनों का IP1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों का वैलेंसी 1 होगा और सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, तो एक पीरियड में दो एलिमेंट सेम पीरियड का है। हाँ, सेम एक पीरियड में दो एलिमेंट्स एक वैलेंसी के साथ कैसे होंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ 2 होगा? ऐसा नहीं कि दोनों है इसमें। अब ये दूसरा एक लूज कर दिया और ये दूसरा लूज कर रहा है, बहुत ज्यादा है, और ये तीसरा लूज कर रहा है। डेटा थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा दिमाग लगा सकते हैं ना कि ये एक लूज कर रहा है। अब ये दोनों में डिसाइड करना होगा, तो किसका कम होता है? अल्कली का, तो अल्कली वाला ले सकते हैं। अब तुम पूरा देखोगे तो ये गलती आएगी, आफ्टर लूजिंग ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये वाला बहुत ज्यादा देना चाहिए था उसको, क्योंकि यहां से यहां जाने में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट, और ये वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए। जबकि देखो यहाँ पर मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा हूँ, पहले हटा देता है इसको। हाँ बोलो, ये मत सोचना कि मैं R को प्लस लिखा हूँ, मैं स्टार्टिंग में एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे लिखा था। अब मान लो ये भी बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा, अब दोनों में हमें सेलेक्ट करना है, सिंपल सा बात है। दूसरा वाला डेटा पहले से बहुत ज्यादा है, दूसरा वाला डेटा पहले से बहुत ज्यादा है, हमारे को 2 ऑप्शन मिले, Q और R। अब इस दोनों में सेलेक्ट करना है कि कौन अल्कली है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, क्यों कि इसका IP वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इससे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं प्लस लिखा था, उसका मतलब ये मत सोचना कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैं स्टार्टिंग में एनालिसिस करके लिखा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा Q। अब 35 देखो, द एलिमेंट हैविंग मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? एस होगा ना, 35 का 3 दिया है, एस। अच्छा, इसको क्यों नहीं बोलेंगे? मोस्ट स्टेबल बोला है, ये वैल्यू पहला वाला, दूसरा वाला वैल्यू पहले से ज्यादा है, तीसरा वाला वैल्यू पहले से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम स्टेबल, इसीलिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम एस पे बोलेंगे कि S+2 ज्यादा स्टेबल होगा। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुम बोलोगे सर ये क्यों नहीं, कि यहाँ डेटा में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्कली, और ये हो गया अल्कलाइन, और ये हो गया इनर्ट। नेक्स्ट है 37, Q रिएक्ट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, मोलिकुलर फॉर्मूला फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। Q पे चार्ज क्या होगा? +1। जब फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? QF। और जब यही Q ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Q2O बनेगा ना, क्रिस क्रॉस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा ना। मैच कर रहा है आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। 38, which of the following pair represent element of same group? सेम ग्रुप से कौन बिलोंग करेगा? चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, Q और S जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा ना,
आपने एक बार लिख के दिया था ना 121 30 मार्क्स के लिए लेसन, वो मेरा घूम गया, मुझे अभी बहुत अर्जेंटली चाहिए। कौन सा? आपने लेसन लिख के दिए थे ना, जो करना इंपॉर्टेंट 121 30 मार्क्स। इवनिंग को लिख के भेजेंगे ना, इवनिंग को पक्का लिख के भेजेंगे। 5:30 तक है हम लोग कॉलेज में। हाँ ठीक है, 1 बजे ये लेक्चर लेने के बाद ना फ्री हो जाए। स्टार्टिंग सेम पीरियड से और फिर लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि सेम ग्रुप से, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उस लाइन को अगर हम खत्म कर दे कि सेम पीरियड है, तो अगर उस लाइन को हम हटा देते हैं तब सोचते हैं आंसर क्या होगा। तो देखो यहां से यहां जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी, यहां से यहां जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। और ये अल्कली का पार्ट होगा, क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट, क्योंकि सेकेंड वाला दोनों का ज्यादा लग रहा है। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसका दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो हम इस बात को हटा देंगे तब कि वो सेम पीरियड से बिलोंग करेगा। इस बात को अगर हम हटा दे तब इस बात को सोचे तब हमारा आंसर आएगा Q और R। तो दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में वो सही लिखा नहीं है वो, ठीक है। तो उतना हम थोड़ा नेगलेक्ट मान लेंगे, बरोबर है। सेम ग्रुप हटा देंगे, सेम पीरियड हटा देंगे। जो स्टार्टिंग में लिखा है कि ऑल PQRS बिलोंग्स टू सेम पीरियड, अगर सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो सेम ग्रुप कैसे आ जाएगा। तो उस बात को हटा के सोचेंगे तब ये समझ में आएगा कि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट, दैट मीन्स बोथ Q एंड R हैव 1 वैलेंसी। और जिसका वैलेंसी सेम हुआ करता है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका अल्कली का पार्ट है ये। फिर अगर ऐसा सोचोगे फिर इसमें क्वेश्चन गलती आएगा। कैसे? अब एक क्वेश्चन पूछा है कि इसमें यूनिपॉजिटिव कौन है, तो जब तुम वहां क्या बोले थे QAR, Q बोले थे, तो उसका आंसर R भी होगा। क्या ऑप्शन में R है? वहां पे यूनिपॉजिटिव वाला में 34 का 2 दिया है, तो उसमें R भी होगा। समझ में आया क्या? अगर इस तरह से हम हटा देंगे, अगर दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो दोनों, अगर ये यूनिपॉजिटिव है तो ये यूनिपॉजिटिव क्यों नहीं है? दोनों का वैलेंसी जब एक होगा तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्ट है, लेकिन आंसर थोड़ा मान के चलेंगे हम, ठीक है। हो गया ना कंप्रीहेंशन है? तो जो ऊपर लिखा हुआ सेम पीरियड ना, उसको राउंड मार दो, उसको राउंड मारो। अच्छा, जिसके पास PDF है मत करो, जिसके पास जेरोक्स है उसको राउंड करो, सेम पीरियड हटा दो। और इसका जो आंसर है यूनिपॉजिटिव वाला, उसका आंसर दोनों मारो, Q और R दोनों करो, बस हो गया, तब आंसर सब सही आएगा। तो डेटा के बेसिस पर हम इनर्ट गैस को पहचानेंगे और वैलेंसी के बेसिस पर हम अल्कली और अल्कलाइन को पहचानेंगे। क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालो केमिकल बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल हो गया ना। अभी और क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आएगा तो और अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें इसको। तो राइट डाउन हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है और इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है, ठीक है। कई जने व्हाट्सअप करते हैं सर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, तो ये सब चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। जितना भी चीजें तुम्हें अभी नहीं फेमिलियर हो रहे हो वो सोच लो कि आगे पढ़ने वाले, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो केमिकल बॉन्डिंग में सारा चीजें हम पढ़ेंगे।
तो राइट डाउन हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग। अब नाम से भी क्लियर हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग, यानी कहीं बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम नाम लेते हो कि NaCl, नाम लेते हो NaCl, इसका मतलब सोडियम के आयंस और क्लोरीन के आयंस एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, अटैच हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सोडियम का आयंस है और यहां पर क्लोरीन का आयन है। अब ये दोनों कंबाइंड हो गए हैं, तो जब कंबाइंड हुए हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के अटैच हैं। दोनों एक दूसरे के पास इसीलिए अटैच हैं क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा होगा, फेविकॉल का काम कर रहा है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्शन के वजह से अब इसी अट्रैक्शन को हम बोल देंगे कि ये बॉन्ड है। बॉन्डिंग मतलब हम बोलते हैं कि हमारा उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन रहा है, मतलब हमारे उसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो अगर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो इनका मतलब ये एटम, ये आयंस के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इनको कोई ना कोई चीज है जो अट्रैक्ट करके रख रहा है, जोड़ कर रख रहा है। जैसे अब मैं मान लो कि मार्कर लिया, अब ये मैं मार्कर को बोलूं कि दोनों को अटैच करना है, तो अटैच करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें फेविकॉल वाला लगाना पड़ेगा, तब जाके अटैच होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अब यहां पर कैसे अटैच हो गए, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है। तो इसलिए नाम पड़ा हुआ चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग, यानी दो आयंस के बीच में, दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम अट्रैक्शन देख रहे हैं। अब जैसे मान लो हमने लिया वाटर, अब जब हम वाटर लेते हैं तो वाटर का पहले हमने बॉन्ड बनाया है, अब ये है वाटर का बॉन्ड H2O, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एटम में और ये ऑक्सीजन एटम में कोई ना कोई बॉन्ड बना हुआ है, तभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अगर ये बॉन्ड नहीं होता, दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, तो हाइड्रोजन अलग होता, ऑक्सीजन अलग होता। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है जो दूसरे को एक दूसरे के पास रख रहा है, ठीक है। तो ये जो हम बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये दो एटम के बीच में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में बात कर रहे हैं। यहां जो बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो दो आयंस के बीच में बात कर रहे हैं, केटायन और एनायन के बीच में बात कर रहे हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि वाटर और वाटर में, अब ये वाटर और ये वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि वाटर में अट्रैक्शन कम है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अगर हम अट्रैक्शन के बारे में बात भी करें तो दो आयंस के बीच में कर सकते हैं, दो एटम के बीच में कर सकते हैं, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कर सकते हैं। यानी जब हम अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से कैटेगरी बना सकते हैं कि दो आयंस के बीच में बात कर रहे हैं, दो एटम के बीच में बात कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बात कर रहे हैं। और जैसे हमने बोला CO2, अब CO2 अपने आप में मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये जो कार्बन है ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो इसका मतलब कार्बन में और ऑक्सीजन में बॉन्ड के जब हम बात करें तो दो एटम के बीच में बात कर रहे हैं, और ये दो एटम के बीच में बात करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है, अटैचमेंट है, तभी एक दूसरे के पास में। और तुम बोलते हो कि सर CO2 गैस होता है, और CO2 और CO2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम। ये 10th क्लास वगैरह हम बोलते हो कि गैसियस स्टेट में दो CO2 और CO2 के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन अट्रैक्शन तो होता है ना। तो तुम जब वहां ये बात बोलते हो कि CO2 और CO2 के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो यहां पर तुम दो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि CO2 और CO2, और यहां हम बोल रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड है। तो अगर मैं CO2 में अगर बात करें तो ये एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और जब CO2 और CO2 में बात करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ। और जब हम केटायन और एनायन के बीच में बात करेंगे तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन हुआ। यानी ये अट्रैक्शन हम तीन टाइप से देख सकते हैं, पहला दो एटम्स के बीच में, दूसरा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और तीसरा दो आयंस के बीच में।
इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के पहले पूरा टॉपिक में हम 3 कैटेगरी में अट्रैक्शन को, बॉन्डिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं ना। तो केमिकल बॉन्डिंग के अगर हम डिफिनेशन बोले तो बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मतलब एक ऐसा बॉन्डिंग जो ग्लू का काम कर रहा है, जो फेविकॉल का काम कर रहा है, अटैचमेंट का काम कर रहा है, अट्रैक्शन का काम कर रहा है। ठीक है। अब यहां पर जब ये एटम एक दूसरे के पास आया तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी करेगा, लेकिन अट्रैक्शन डोमिनेट होता है और रिपल्सन डोमिनेट नहीं होता है, इसीलिए एक दूसरे के पास में रहते हैं। तो वो रिपल्सन वाला बात हम बाद में करेंगे। ऐसा नहीं कि ये जब ऑक्सीजन इसके पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन ये रिपल्सन बहुत कम होता है, इसके ऊपर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो पूरे टॉपिक में अगर हम केमिकल बॉन्डिंग अगर डिफाइन करना चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? बॉन्डिंग। मतलब उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन है, तभी तो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज नोन एज बॉन्डिंग। और पूरे टॉपिक को हम 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में और दो एटम के बीच में। तो पहला केमिकल बॉन्डिंग अगर हेडिंग डालो तो डिफिनेशन लिखो, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइंड एज, chemical bonding is defined as force of attraction, force of attraction between two ions, between two ions, two molecules, sorry, two atom and two molecules, two atom and two molecules is known as chemical bonding, is known as chemical bonding, is known as chemical bond. On the basis of attraction, नीचे पॉइंट डाल के लिखना, on the basis of attraction it can be classified into, on the basis of attraction it can be classified into थ्री पार्ट, सिंपली लिख लो 3 पार्ट। अब यहां ऐसे लिखना, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो दो आयंस के बीच में जब हम बात करेंगे ना तो उनके बीच में जो बॉन्ड का नाम देते हैं, जो उनके बीच में अट्रैक्शन है, यानी बॉन्ड इज नथिंग बट अट्रैक्शन, बॉन्ड कुछ और नहीं है, क्या है? अट्रैक्शन है। तो जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड। दो एटम के बीच में अगर अट्रैक्शन हुआ तो हम उसको कोवैलेंट के नाम से जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और कोवैलेंट में एक और टाइप आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ और नहीं है, उसका एक टाइप है, बस बॉन्ड बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन है वो टाइप कोऑर्डिनेट का, कोवैलेंट का ही टाइप है, जहां इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होते हैं। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर में जाता है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन में जाता है। तो दो के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो केटाइन और एनाइन के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो आयनिक, और दो एटम के बीच में अगर हुआ तो वहां पर कोवैलेंट। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ, ये दो आयंस के बीच में हुआ, आयंस और आयंस के बीच में, केटाइन और एनाइन के बीच में हुआ, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम के बीच में हुआ, एटम और एटम के बीच में, और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ,
तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम जो नाम देते हैं वो अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। बहुत तरह का होता है। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर और वाटर में फोर्स लगता है ना, वाटर बोले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नहीं। अगर हम बात करें वाटर में कौन सा फोर्स है, तो इस दोनों में जो फोर्स लग रहा है ये कोवैलेंट है, दो एटम के बीच में। लेकिन अगर हम बोले कि इस वाटर में और इस वाटर में कौन सा फोर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो कैसे होता है हम वन बाय वन टीच करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। उसके बाद जो फोर्स होता है वो होता है डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट होता है आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, आयंस डाइपोल अट्रैक्शन। और होता है आयंस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, आयंस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। और नॉन पोलर के बीच में हो जाए वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स सबसे वीक होता है। जो इनर्ट गैस के बीच में लगता है ना, वो इनर्ट गैस के बीच में यही लगता है, वैन डर वाल। ठीक है। तो तुम्हें एक काम और करना है, क्योंकि ये सारा वीडियो जो है पिछला बार केमिकल बॉन्डिंग और भी था, लेकिन जो केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक है ना, वो पिछले बैच को भी ऑनलाइन ही पढ़ाया था। ठीक है। तो तुम अगर इसमें मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ मिलेगा तुम्हें, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से मिलेगा और बैच के नाम से होगा। यहाँ पे 10th B1 हाँ यहाँ लिखा हुआ है B1 B2 केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ लिखा हुआ 111 वीडियो है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से डे वाइज यहाँ पर एक एक पढ़ के आओ, ज्यादा नहीं, एक एक वीडियो पढ़ के आओ ताकि चीजें समझ में आए। देखिए बहुत ज्यादा डेप्थ टॉपिक है और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर ये तुम सीख लिए अच्छे से तो इनऑर्गेनिक का 80% पार्ट तुम यहीं पर सीख लेते हो, 12th 11th मिला के। यानी 80% इनऑर्गेनिक यहीं पर कवर हो जाता है, 20% बच जाता है वो रिएक्शन वगैरह। मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से तुम जान गए तो तुम्हारा ऑर्गेनिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, अदरवाइज इनऑर्गेनिक भी वीक हो जाएगा और ऑर्गेनिक भी वीक हो जाएगा। फिजिकल का तो नहीं है, फिजिकल तो न्यूमेरिकल बेस पे है, ये दोनों पार्ट यहाँ से वीक हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत डेप्थ में समझना है, इसीलिए एक एक वीडियो डेट वाइज है, पढ़ पढ़ के आओ। वो वीडियो समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें जानो उसको। ठीक है ना। अब स्टार्ट करें। इतना समझ में आया, दो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, आयनिक। और दो एटम के बीच में लगने वाला, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्ट बोलो। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लिखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर।
अब मुझे बताओ कि वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स दो एटम के बीच में इंटर है या इंट्रा है? इंटर और इंट्रा का मतलब क्या हुआ? इंट्रा मतलब अपने आप में। अब जैसे ये क्लासरूम है, अब ये क्लासरूम का बॉन्ड दूसरे क्लासरूम से है तो वो इंटर हो गया, और इस क्लास का बॉन्ड इसी में है तो ये इंट्रा हो गया। इंट्रा मतलब अपने आप में, और इंटर मतलब जैसे हम इंटर का मतलब हम बॉन्ड अपने आप में बना रहे हैं, और सॉरी इंट्रा का मतलब, और इंटर का मतलब हम बॉन्ड दूसरे से बना रहे हैं। तो ये जो है एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे से बना रहा है, दैट इज नोन एज इंटर। और जब वाटर अपने आप में बनाए दैट इज नोन एज इंट्रा। तो ये इंट्रा एटॉमिक है, इंट्रा एटॉमिक फोर्स। इंट्रा मतलब अपने आप में, यानी मॉलिक्यूल्स के भी अपने आप में। अगर एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स का नाम लिया जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से आयनिक से, ठीक है? आयनिक पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हें अब मैं लिखवा दे रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या टीचिंग मतलब टीच करने वाले हैं। आयनिक का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, मेन पार्ट यहाँ कोवैलेंट का है, ये पार्ट ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है? तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे आयनिक से। तो हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फिर इसमें हम हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे, आयनिक मोबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? मैं ऐसे नॉर्मली बता दे रहा हूं, या लिखोगे क्या क्या पढ़ना है इसमें जो है वो पढ़ना है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑक्टेट रूल पढ़ना है। ऑक्टेट रूल फेल हो गया तो नया रूल आया वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक हो गया, फेल तो नहीं हुआ, जैसे अब ऑक्टेट रूल फेल तो नहीं हुआ, अभी भी नाम लेते हैं ऑक्टेट रूल का, तो उसमें वो लिमिटेशन आते चला गया। तो फिर नया रूल आया वीबीटी, वीबीटी में कुछ चीजें मिला और कुछ लिमिटेशन आ गया। वीबीटी के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद नया टर्मिनोलॉजी आया हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3। वहां से फिर मॉलिक्यूल्स का शेप निकाला गया, ज्योमेट्री निकाला गया कि ये मॉलिक्यूल्स टेट्राहाइड्रल है, ज्योमेट्रिकल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, इसका हाइब्रिडेशन ये है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बना, ज्योमेट्री निकाला गया। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना एंगल होता है, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल, ये सब चीजें निकाला गया। फिर इसमें भी कुछ लिमिटेशन, फिर प्रॉब्लम आया तो नया रूल आया वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जहां पर अगर लोन पेयर आ गया था तो ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, नया ज्योमेट्री क्या बनेगा, ये सब चीजें पढ़ना। उसके बाद इनका एप्लीकेशन पढ़ना है कि रिजोनेंस क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, फिर पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है। जैसे मैं तुम्हें पोलर और नॉन पोलर जो सिखाया अभी केमिकल बॉन्ड इसमें आयनिक में कि ये पोलर है नॉन पोलर, वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस नॉर्मली वो बता दिया था। पोलर और नॉन पोलर यहाँ पर हम मेनली डिसाइड करेंगे कौन पोलर और कौन नॉन पोलर है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सारे कंपाउंड के बारे में हम यहाँ देख लेंगे कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, किस पे चार्ज क्रिएट होता है किस पे नहीं, वेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो आज के टाइम हम रूल पढ़ते हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बेसिस पे देखेंगे। फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये सब बॉन्ड पैरामीटर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम आएंगे मॉलिक्यूलर लास्ट टॉपिक पे, ये रिजोनेंस क्या है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ये सब चीजें पढ़ने में लगभग बहुत डेप्थ में ये सब चीजें पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं कि क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है? तो हेडिंग डालो, आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। पी पाई बॉन्ड हम पढ़ेंगे, पी पाई जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ाएंगे, उसी में ओवरलैपिंग कैसे होता है बहुत डिस्क्राइब से जानेंगे, जो चीज सुने भी नहीं होगे वो सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग कैसे होता है, ये सारा चीजें बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए बेटर ये होगा कि जो मैं पढ़ाऊं कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है डायरेक्टली, कोई बुक और ये रामायण महाभारत लेके नहीं बैठेगा कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, जीआरबी से पढ़ लेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा उतना ही सोचो कि उतना ही अच्छे से ग्रिप बनाए। उसके बाद क्वेश्चंस बनाओगे, अपने आप क्लियरिटी आता चला जाएगा। तो हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ ज्यादा हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो अब हमने तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि कुछ एलिमेंट, सम एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस बात को फिर से मैं लिख रहा हूं कि सम एलिमेंट, और लूज कौन करता है? मेटल, ठीक है। तो सम एलिमेंट यानी सम एलिमेंट के नाम पे मेटल आएगा। तो सम एलिमेंट लूज देयर outer cell electron to complete their octet। तो कुछ जो एलिमेंट होते हैं उसका आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सोडियम प्लस बन जाता है। अब मुझे बताओ सोडियम प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल है कि नहीं है? सोडियम प्लस इज स्टेबल और नॉट है? तो हम बोलेंगे ये स्टेबल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाएंगे। तो हम बोलेंगे Na प्लस इज स्टेबल। किसके अकॉर्डिंग स्टेबल है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये स्टेबल है। लेकिन कोई भी अगर एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है तो कोई भी नहीं चाहता है कि चार्ज हमारे ऊपर है। चार्ज एक बोझ की तरह होता है, तुम्हारे ऊपर बोझ लाद दिया जाए और बोला जाए बैठे रहो, तुम स्टेबल फील करोगे? नहीं करेंगे। तो सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, वो चार्ज के वजह से वो नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज रहे। तो सोडियम इज अनस्टेबल। सोडियम इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है। ये नहीं, अगर ये स्टेबल हो गया होता तो फिर रिएक्शन करने क्यों जाता? जब ये इनर्ट गैस बन गया है तो फिर रिएक्शन करने की क्या जरूरत है? इसको नियॉन रिएक्शन थोड़े ना करता है। तो फिर ये रिएक्शन करके क्लोरीन के साथ क्यों अटैच हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज को हटाना है, चार्ज को रिमूव करना है। इसीलिए हम इसमें एक वर्ड कंडीशन के साथ जोड़ देंगे कि सोडियम प्लस इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट सोडियम प्लस इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये चार्ज एक बोझ की तरह है, कोई भी नई चीज नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आती है। चार्ज की वजह से तुम पढ़ोगे कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आती है। तो कोई भी चीज चाहता है कि चार्ज हटा दे, ये चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, ठीक है। अब हमने यहां पर इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमने ये भी बात किया था, इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बात किया था हमने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पीरियोडिक टेबल में बात किया था हमने। अब यहां पर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे सम एलिमेंट gain the electron in outer cell to complete their octet। कुछ एलिमेंट जो होते हैं, यानी कुछ एलिमेंट के नाम पे यहां नॉन मेटल है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और गेन करके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन ही ले लेते हैं, या क्लोरीन ले लो, और क्लोरीन से
एक इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है ये गेन कर लेगा, और क्लोरीन माइनस गेन करने में एनर्जी लूज होगा, तो लूज होने के बाद ये Cl माइनस बन जाएगा। तो यहां बोलेंगे कि Cl माइनस इज स्टेबल। Cl माइनस क्या है? स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इनर्ट गैस के जैसा बन चुका है। लेकिन Cl माइनस इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? चार्ज है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज रहे। तो दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो सोडियम प्लस इज ए स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। क्लोरीन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट एंड इट इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। नहीं चाहता है कि हमारे पर चार्ज है। तो अब क्या करेंगे? अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज करता था, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ रखा था, ठीक है। एक तो बॉर्न हेबर साइकिल भी बताया था। अब यहाँ पर ये मान के चलना है कि ये किस फेज में है? गैसियस फेज में, ठीक है। सोडियम से लाया गया हो गैसियस फेज में, सोडियम से गैसियस, बॉर्न हेबर साइकिल बताया था ना। यहां से क्लोरीन इस फॉर्म में नहीं होता है। क्लोरीन किस फॉर्म में होता है? Cl2 के फॉर्म में होता है। लेकिन क्लोरीन को लाया गया होगा, क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ा गया होगा, फिर क्लोरीन बनाया गया होगा। तो ये सब बातें हम नहीं कर रहे हैं जो बॉर्न हेबर साइकिल में क्लोरीन का बॉन्ड हमने तोड़ा था। अब मान के चलना है कि Cl, हालांकि क्लोरीन थोड़े ना होता है। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। O2 एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता है। Cl2 एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है। ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पर जब क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये मान के चलेंगे क्लोरीन का बॉन्ड हमने तोड़ के लाया है। आज ये सब बातें हमने छुपा लिया जो हमने बॉर्न हेबर साइकिल में तुम्हें बताया था। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये मान लो सब काम हम एक ही कंटेनर में कर रहे हैं और सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं। सोडियम प्लस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम चाहता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करे, और क्लोरीन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करे, और ये दोनों केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर केटाइन बना और यहाँ पर एनाइन बना, यहाँ पर केटाइन बना और एक एनाइन बना। दोनों काम एक ही रिएक्शन, एक ही कंटेनर में हो रहे हैं। अब ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। क्यों ये परेशान है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, चार्ज लग गया इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, माइनस, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस की वजह से परेशान है, और ये प्लस की वजह से परेशान है। अब क्या होगा कि इस प्लस और इस माइनस में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो व्हेन केटाइन एंड एनाइन, यानी केटाइन और एनाइन दोनों परेशान है, और परेशानी दूर करने के लिए एक दूसरे के कंबाइंड हो जाएंगे। When cation and anion are combined to each other, एक दूसरे से कंबाइंड होंगे, then फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, बिटवीन, शॉर्ट में लिखा हूं बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। एक केटाइन और एनाइन, इनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक दूसरे के पास में आएंगे और अट्रैक्शन लगेगा, और जब ये पास में आएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, तो प्लस और माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे? इसके बाद ये लिखना, प्लस और माइनस मिलके दोनों क्या कर लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनते ही इनका चार्ज क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। पहले दोनों अकेले अकेले थे, अब दोनों कंबाइंड हो गए। अब जब दोनों कंबाइंड हुए तो यहां पर ये केटाइन और एनाइन अटैच हो गया, और चार्ज किस फॉर्म में चला गया? अट्रैक्शन के फॉर्म में चला गया। यानी ये चार्ज जो है Na प्लस और ये Cl माइनस जो यहाँ अटैच हुआ एटम, ये चार्ज अब एक दोनों को बीच में बॉन्ड डेवलपमेंट का काम कर गया। यानी अटैच कर दिया दोनों को, दोनों के परेशानी को दूर कर दिया, और इसी बॉन्ड को क्या नाम देंगे? बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। उसके बाद ये लिखना, दैट बॉन्ड इज नोन एज,
दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। यानी अगर सिंपल से बात करें तो केटाइन और एनाइन के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है? अब मुझे बताओ कि जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी, जब ये केटाइन और एनाइन मिलेंगे तब एनर्जी लूज होगा या एनर्जी देना पड़ेगा? एनर्जी लूज होगा या देना पड़ेगा? अब मुझे बताओ, ये दोनों परेशान थे, ये अनस्टेबल थे। अभी तक तुम बोलते आ रहे कि ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है, फिर तुमसे अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाता कि जब सोडियम प्लस के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर रिएक्शन करने क्यों जाता है? जब चार्ज की वजह से जाता है, चार्ज की वजह से परेशान है। तो Na+ इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट इट इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये तभी रिएक्शन करने गया, ये परेशान है। अब जैसे ही प्रोडक्ट बना इसकी परेशानी दूर हो गई, दोनों के बीच में बॉन्ड बना, यानी अनस्टेबल से कहां गया? स्टेबल। जब अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यानी व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज। तुम्हारा जब वॉल्यूम का क्वेश्चन बनाओगे लेवल 1 का, पहला ही क्वेश्चन यही वाला क्या लिखा है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। सेकेंड ऑप्शन लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम फोर्स ऑफ रिपल्सन। थर्ड ऑप्शन लिखा है फोर्स ऑफ रिपल्सन ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। हालांकि एनर्जी के रिगार्डिंग नहीं दिया है, सेकेंड वाला दिया है। हाँ, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। जब कोई बॉन्ड बनता है, बनने के दौरान उसके अंदर एनर्जी क्या होना? कम होना। अगर ज्यादा होगा तो जो भी बॉन्ड टूटा बना होगा वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर मान लो NaCl हो या तुम हीट दे दिए तो जो भी वो बॉन्ड बनाया होगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो केमिस्ट्री में मैं तुम्हें पहले ही सिखा दिया हूं, मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी ग्लूकोन-डी पिला दिया जाए तो तुम कूदने लगोगे। तो तुम्हें अगर बैठा के रखना है तो एनर्जी कम करके रखना होगा। तो ग्लूकोन-डी पिलाने का मतलब इसको हीट दे दिया गया। तो हीट देने का मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड टूटने लग गए। तो ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एनर्जी विल बी रिलीज। अब ध्यान देना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो है ना, भले चार्ज है प्लस माइनस, लेकिन जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सन, दैट्स व्हाई बॉन्ड विल बी फॉर्म। क्या समझ में आया? ये पूरा लिखे, पहले लिख लिए, आगे लिखो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर फोर्स ऑफ रिपल्सन। Force of attraction is dominating over force of attraction is dominating over force of repulsion. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब ये इक्वल टू वाला मीनिंग मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है? इक्वल टू वाला का मतलब क्या होता है? इक्वल टू का मतलब क्या होता है? तो ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, ये थोड़ा एक दो लेक्चर के बाद में समझाऊंगा कि इक्वल टू का मतलब क्या होता है। ऐसे थोड़ा सा बता दे रहा हूं तुम्हें। ये केटाइन है और ये एनाइन है, तो केटाइन एनाइन का रेडियस होता है ना, नहीं होता है?
सोडियम प्लस और सोडियम माइनस का रेडियस, क्लोरीन माइनस का रेडियस होगा कि नहीं होगा? तो जब ये सोडियम प्लस है और ये क्लोरीन माइनस है, दिस वन विल बी क्लोरीन माइनस। अब सोचना इक्वल टू का मतलब थोड़ा सा ही बता दे रहा हूं, बाकी ग्राफ से आगे बताएंगे। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, ये इसके पास में आ रहा है, ये इसके पास में आ रहा है। अब पास में आते आते ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर ये सोडियम और एक दूसरे के ऊपर क्लोरीन, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसा होगा क्या? ये मान लो ये मार्कर है, पास पास आ रहा है, तो ये पास में आया, अट्रैक्शन हो रहा है, पास में आया, अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे जैसे पास में आ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, केवल रिपल्सन भी है। अब सोचो, मान लो ये है हाथ दोनों, इसमें अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। कौन सा रिपल्सन है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। और अट्रैक्शन किसके वजह से है? केटाइन और एनाइन के वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से। आया, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, और कोई इसको खींचने वाला भी है। अब आके यहीं पर रुक गया। इसका मतलब, यहीं पर रुकने का मतलब क्या हुआ? यहां पर अब रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या हो गया? अब ऐसे सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इधर से खींचा भी जा रहा है और पास भी आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये खींचने वाला इधर और इधर वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। पास में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और रिपल्सन भी हो रहा है। जैसे जैसे पास में आ रहा है वैसे वैसे रिपल्सन होगा। पास में आ रहा है, रिपल्सन हो रहा है, पास में आ रहा है, रिपल्सन। अट्रैक्शन की वजह से पास में आ रहा है। मैग्नेट की तरफ सोचो, मैग्नेट ले लो, एक दूसरे के पास में ले आओ, रिपल्सन में। एक समय ऐसा होता है कि उसके पास में और लाओगे तो रिपल्सन कर देता है। तो एक लिमिट तक वो पास में आता है, उसके बाद वो रिपल्सन क्रिएट कर देता है, करता है ना। तो उसी तरह से ये है, एक लिमिट तक पास में आएगा, उसके बाद वो रिपल्सन क्रिएट। तो लिमिट वो कौन सा होगा? जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाएंगे, तो वो जाके वो लिमिट पर आ जाएगा। और यहां पर वो लिमिट लगभग एक दूसरे के टच कर जाते हैं। इसलिए तुम्हें रेडियस में पढ़ाया था कि दोनों एक दूसरे के टच किए रहते हैं। तो ये लिमिट ये होता है इनका। अब इसके ऊपर ये नहीं जा सकता है। अब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन डोमिनेट हो जाएगा, और ये जो भी बॉन्ड बना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक लिमिट तक अंदर जाते हैं, और ये लिमिट तक जाने का मतलब ये हुआ कि इस केस में अट्रैक्शन और इनके बीच में रिपल्सन बराबर हुआ है, तब आके ये रुके हुए हैं और बॉन्ड बना हुआ है। यानी नेट फोर्स विल बी बैलेंस्ड। नेट फोर्स बोले तो अट्रैक्शन और रिपल्सन तब तक एक दूसरे के पास आए, और वहीं पर रेडियस का डिफिनेशन निकाला जाता है। और ये टचिंग कंडीशन होते हैं, यानी इसका ऑर्बिटल्स और इसका ऑर्बिटल्स क्या होता है? टच किया रहता है। इसका आउटर सेल, इसका आउटर सेल टच किया रहता है। क्लियर बात हो गई? यानी जब बॉन्ड, एक पॉइंट लिखवाया था ना, तो जब फोर्स, बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन। और कब तक लिमिट पॉइंट पर रुकता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाते हैं, और यहीं पर बॉन्ड लेंथ डिफाइन होता है। दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ जब लिमिट पॉइंट पर आ जाता है तब बॉन्ड लेंथ डिफाइन करते हैं। तो बाद में हम चीजें बताएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब बॉन्ड बनता है उस दौरान हीट क्या होता है? बॉन्ड हीट रिलीज होता है, एब्जॉर्ब होता है? तो इसका उल्टा अगर हम बोले कि बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो हीट क्या करना पड़ेगा? तो व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म, हीट विल बी रिलीज, क्योंकि स्टेबल बनना है ना उसको। प्रोडक्ट बनने का मतलब स्टेबल बनना। और जब प्रोडक्ट को तोड़ा जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? हीट देना पड़ेगा। यानी व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन हीट विल बी रिलीज, एंड व्हेन बॉन्ड विल बी ब्रेक, तोड़ा जाए, तो हीट विल बी एब्जॉर्ब। नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
when bond will be formed, then heat will be released, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, इसको जोड़ना है स्टेबिलिटी के साथ। हीट विल बी रिलीज, हेंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज, और इसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आता है। इसका जस्ट अपोजिट लिख लेना, व्हेन बॉन्ड विल बी ब्रेक एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, व्हेन बॉन्ड विल बी ब्रेक एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, व्हेन बॉन्ड विल बी ब्रेक एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो बॉन्ड का बनना एक्सियो है और बॉन्ड का टूटना एंडो है। तो आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या होगा, कुछ एलिमेंट अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और केटाइन और एनायन बनते हैं। केटाइन और एनायन बोझ की तरह होता है, दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन जब होगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनते ही चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है, चार्ज हट गया, दोनों एक दूसरे कंबाइंड हो जाएंगे। तो व्हेन केटाइन एंड एनायन कंबाइंड, देन force of attraction will be developed between cation and anion. That force of attraction is known as ionic bond. और इस दौरान हीट क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। क्लियर? और ये एक दूसरे के कितने पास तक आएंगे, क्लियर हो गया? केटाइन आ रहा है, एनायन आ रहा है, लिमिट तक पास आएगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन भी है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ज्यादा पास नहीं आने देगा। मैग्नेट की तरह सोचना है, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के कितने पास तक लाया जा सकता है, उसके बाद उसमें रिपल्सन क्रिएट होने लगता है। तुम दो मैग्नेट ले लेना और उसके बीच में सेम पोल रखना, उधर से लाने की कोशिश करना एक लिमिट तक, उसके बाद रिपल्सन क्रिएट होने लगता है। वो काम इसमें भी होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड ये बन गया, एनर्जी रिलीज हो गया। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ते हैं। आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान तुम्हें अगर आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में बात किया जाए, तो आयनिक बॉन्ड के दौरान आयोनेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? तुम क्या चाहोगे, एनर्जी कम देना चाहोगे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, या एनर्जी ज्यादा देना चाहोगे? क्या चाहोगे, एनर्जी कम देना या ज्यादा देना? ज्यादा देना चाहोगे। तुम क्या चाहोगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए उसके आउटर सेल से या बाहर से निकले? है, तुम लूज करने वाला सोचो, तुम क्या चाहोगे कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर दे या काफी डिफिकल्टी हो लूज करने में? आसानी से कर दे ना। तो आसानी से लूज करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा? अच्छा, नहीं ऐसे मत सोचो। अब मुझे बताओ, लिथियम जल्दी लूज करेगा कि सीजियम जल्दी लूज करेगा? सीजियम जल्दी लूज करेगा। तो किसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, सीजियम को या लिथियम को? लिथियम को। तो कौन जल्दी आयनिक की तरफ बॉन्ड बनाएगा? तो तुम क्या चाहोगे, सीजियम को लेना चाहोगे या लिथियम को लेना चाहोगे? तो किसको एनर्जी कम देना चाहोगे, ज्यादा देना चाहोगे? कम देना, ज्यादा मत बोलना। कम देना चाहोगे सीजियम को ना, मैं कंपेयर करवा रहे नहीं कि ज्यादा देना है, कम देना है। सीजियम लिए ना तुम, तो सीजियम को कम दिए ना, तो लिथियम लेना चाहोगे या सीजियम लेना चाहोगे? क्योंकि सीजियम में एनर्जी कम देना पड़ता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा लूज होना चाहिए, कम लूज होना चाहिए? ज्यादा लूज होना चाहिए, ज्यादा लूज होना चाहिए ना। जितना ज्यादा लूज होगा उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो एक केमिकल बॉन्ड बनने के दौरान आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो और इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी शुड बी।
तो पहले लिखो, इन ए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इन ए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इन ए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ionization enthalpy should be low, ionization enthalpy should be low, ionization enthalpy should be low and electron gain enthalpy should be high। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जल्दी से लूज हो जाए, एक ही नारा है, जल्दी लूज हो जाए और जल्दी गेन हो जाए। ठीक है, तो आयनेशन एंथैल्पी शुड बी लो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब इसका मीनिंग तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ोगे कि एक्चुअल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ केवल लिखवा दे रहा हूं, बस इतना जानना कि आयनिक बॉन्ड के जो बॉन्ड बनता है उसका डायरेक्शन नहीं होता है। समय के साथ आगे फील आएगा कि डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो लिख लो, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ionic bond is non-directional, hence we cannot study of isomerism, hence we cannot study about, hence we cannot study about isomerism and geometry of the compound, hence we cannot study about isomerism and geometry of compound। अब यहां पर हम दो मीनिंग बात बताया, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने लगेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड का हम ज्योमेट्री निकालते हैं। जैसे वाटर का बेंड शेप होता है, CH4 मीथेन का टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, हम आगे कोवैलेंट कंपाउंड का ज्योमेट्री निकालेंगे, वो ज्योमेट्री डायरेक्शन के बेसिस पे निकाला जाता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में जैसे MgCl2 है, उसका कोई ज्योमेट्री नहीं निकालते हैं। तो हम ज्योमेट्री के बारे में आयनिक में बात नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। बात क्लियर। हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जब इसमें डायरेक्शन ही नहीं है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट कैसे हो सकता है, बराबर क्या। जब इसमें डायरेक्शन ही नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही नहीं है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड में कभी भी हम ज्योमेट्री और आइसोमेरिज्म के बारे में बातें नहीं किया करते हैं। ये बातें हम केवल और केवल कोवैलेंट कंपाउंड के लिए किया करेंगे। बात क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होना चाहिए, हाई। क्लियर हो गया ना। थर्ड पॉइंट लिखो कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है ये इनके बीच में केटाइन और एनाइन के बीच में अट्रैक्शन होता है। और केटाइन और एनाइन के बीच में जब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखो, ये जो फोर्स का नाम होता है, दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, यानी केटाइन और एनाइन के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज electrostatic force of attraction, this force is also known as electrostatic force of attraction, this force is also known as electrostatic force of attraction। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड को इसी वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं।
आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस जो दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। पढ़े होगे फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स का नाम सुने? तो कूलम्बिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, उसको कूलम्बिक बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये हमने तुम्हें बेसिक डिफिनेशन समझाया आयनिक बॉन्ड का कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए केटायन होना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज होना पड़ेगा, एनायन होना, गेन करना पड़ेगा, यानी एक मेटल होना पड़ेगा और एक नॉन मेटल होना पड़ेगा। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट कि इन आयनिक कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल आर कंबाइंड टू ईच अदर। इन ए आयनिक कंपाउंड metal and non-metal are combined to each other. In a ionic compound, metal and non-metal are combined to each other. एक लूज करने वाला होना और एक गेन करने वाला होना। दो मेटल के बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता है। दो मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा। देखो छूट भी गया तो हम मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ना है, बीच में एक मेटालिक बॉन्ड भी है। दो मेटल के बीच में बनने वाला फोर्स बॉन्ड क्या होगा? दो मेटल और मेटल के बीच में बनने वाला फोर्स क्या होगा? मेटालिक। दो नॉन मेटल के बीच में लगने वाला फोर्स कोवैलेंट, और एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयनिक। लिख लो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगने वाला फोर्स आयनिक, और मेटल और मेटल के बीच में लगने वाला फोर्स मेटालिक। मेटालिक बॉन्ड बोलो या मेटालिक फोर्स बोलो। एक के नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगने वाला फोर्स कोवैलेंट। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल, ये बन गया केटायन, ये बन गया एनायन, तो आयनिक हो गया। ये भी एटम तो मेटालिक बोला जाएगा। ये एटम और ये एटम, इसको कोवैलेंट, नॉन मेटल, यानी दोनों एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, लेकिन बोथ एटम आर बिलोंग्स टू मेटल, तो देन मेटालिक बॉन्ड। दोनों एटम है, अगर एटम के बीच में लग रहा है एक मेटल एक नॉन मेटल है तो कोवैलेंट, एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो आयनिक, ठीक है। अब देखो यहां पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है, सब बारे में हम आगे बात करेंगे। आयनिक, दो आयंस के बीच में लग रहा है तो आयनिक फोर्स इज, बाकी हम बॉन्ड के बारे में नहीं बोल रहे, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट में उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना आयनिक में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयंस के बीच में लगता है। तो आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयनिक इसमें केटायन और एनायन के बीच में लगता है। हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक बॉन्ड इज मोर देन, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of ionic compound is more than covalent compound। अब सोचो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हीट दे के उसके बॉन्ड को तोड़ा जाता है, और जब बॉन्ड पहले से स्ट्रांग बना हुआ है तो उसको तोड़ने में हीट क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तो आयनिक बॉन्ड में स्ट्रांग बॉन्ड बना हुआ है, इसीलिए उसको तोड़ना है, अलग करना है, तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा, यानी मेल्ट करने में और बॉयल करने में हीट ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो यहां तक हमने पढ़ाया बेसिक फंडा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या क्या जरूरी है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। अब कल हम बात करेंगे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया था। लिख लो हेडिंग, कल हम उसको आगे टीच करेंगे। टू फाइंड फॉर्मूला इन आयनिक कंपाउंड, इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है,
टू फाइंड आयनिक फॉर्मूला इन आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट लिख लेना टॉपिक इसी में, इसके साथ ही लिखना। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, कल भूल भी जाएंगे क्या पढ़ाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। हम ये देखेंगे कि मान लो LiCl भी अगर आयनिक बॉन्ड बना रहा है और CHCl भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तो उनमें आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन स्ट्रॉन्ग है? कोवैलेंट और आयनिक में तो हमने बोल दिया कि आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयनिक और आयनिक में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? LiCl या CHCl, दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे टीच करेंगे आयनिक मोबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये सब सारा चीजें टीच करेंगे। ठीक है, तो लगभग कल आयनिक खत्म हो जाएगा, फिर कोवैलेंट स्टार्ट हो। कोवैलेंट कम से कम 15 से 20 दिन चलेगा। जिसको ऑफलाइन आना है आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर से परमिशन लेके। ब्रेक लेना है? लेक्चर ही खत्म हो गया ना है? अभी लेक्चर कंटिन्यू है क्या? कितने बजे तक लेक्चर है? अभी एक ही लेक्चर हुआ है क्या तुम लोग का? मेरा कितना लेक्चर हुआ? कंप्लीट हो गया तो ना, तो बस। अच्छा, बीच में ब्रेक था क्या? पढ़ाते समय याद नहीं रहता है ना। कल से स्टार्टिंग में लेट आया था ना मैं।